subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to start FSC Part 1 Biology Chapter number 3 Enzymes. हमने सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था. प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हवाले से जब हमने बात की थी तो वहाँ पे हमने एंजाइम्स का भी जिक्र किया था. मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, यानी कि वो प्रोटीन्स से बने होते हैं. तो एंजाइम्स प्रोटीन्स का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट ग्रुप है. ये बायोलॉजिकली एक्टिव बायो कैटालिस्ट होते हैं जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहे होते हैं. इनका काम रिएक्शन को स्पीड अप करना है और इसके साथ साथ इनकी एक इंतहाई अहम खासियत ये है कि ये ड्यूरिंग द रिएक्शन खुद यूटिलाइज नहीं होते, खुद कंज्यूम नहीं होते, यानी कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये रेडिली अवेलेबल होते हैं टू कैटालाइज द नेक्स्ट रिएक्शन. इनका काम सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करना है जो कि हमारी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है. बगैर एंजाइम के रिएक्शंस की स्पीड इतनी स्लो हो कि लाइफ की एग्जिस्टेंस पे एक इंतहाई पेचीदा क्वेश्चन मार्क रेज हो जाए. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में ऑल द टाइम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं. पंपिंग ऑफ हार्ट से लेके ब्रेन का या नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाया न्यूरॉन्स एंड हार्मोन्स, हमारा मूवमेंट, उसमें हमारे मसल्स की कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, हमारे लंग्स का ब्रीथ करना, हमारे स्टमक का डाइजेशन परफॉर्म करना, हमारे किडनीज का एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करना, इन सभी के लिए बॉडी को एनर्जी रिक्वायर होती है. और ऑल द टाइम अगर रिएक्शन बहुत स्लो स्पीड पे परफॉर्म हो रहे हों तो हम इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाएंगे. एंड बगैर एनर्जी के सेल्स जो हैं दे विल बी टायर्ड एंड लेथार्जिक एंड अल्टीमेटली डेथ. इसलिए एंजाइम्स इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं. इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम्स सैकड़ों अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं. ये अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं और इसके साथ साथ कॉइल भी हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ. ये जो एक कॉम्पैक्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है इनकी कॉइलिंग की वजह से, इसको हम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं. ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरह बनता है इसके बारे में ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद बात करते हैं एक्टिव साइट की. स्टूडेंट्स, आपको ये लॉक दिखाई दे रहा है. अगर हमें इस लॉक को ओपन करना है तो हमें यहाँ पे बनी हुई जो की के लिए एक होल बना हुआ है, की होल बना हुआ है, यहीं पे की इंसर्ट करनी पड़ेगी, तभी हम इस लॉक को ओपन कर सकेंगे. आप देखें कि इस एक स्मॉल प्लेस के अलावा इस पूरे लॉक में और कहीं पे भी जगह नहीं है जहाँ पे हम की इंसर्ट करके इस लॉक को ओपन कर सकें. एंजाइम्स भी इसी तरह सैकड़ों अमाइनो एसिड से मिलकर बनने वाला एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसकी एक इंतहाई स्मॉल प्लेस, इंतहाई स्मॉल पोर्शन ही डिफरेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है. एंजाइम की इसी स्मॉल पोर्शन को जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा होता है एक्टिव साइट कहा जाता है. ये एक्टिव साइट बेसिकली एक चार्ज बेयरिंग साइट है. इस एक्टिव साइट से रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस को सबस्ट्रेट कहा जाता है, यानी कि इस लॉक में जो हम की इंसर्ट करेंगे वो बतौर सबस्ट्रेट काम कर रही होगी. उसके बाद ये लॉक एंड की, जब हम की को जिस तरह हम उसको घुमाते हैं या उसको जो भी आप कह लें क्लॉकवाइज उसको मूव करते हैं तो लॉक ओपन हो जाता है, यानी कि एंड प्रोडक्ट है कि द डोर विल बी ओपन. तो इसी तरह जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, वहाँ पे मुख्तलिफ सब्सटेंसेस आके अटैच होते हैं, रिएक्ट करते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. एंड देन फर्दर हमारे पास प्रोडक्ट आती है एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंजाइम विल बी रेडिली अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन टू कैटालाइज. अब चूंकि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे आके बाइंड करता है
और एक्टिव साइट के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये एक स्मॉल पोर्शन होता है एंजाइम का, जबकि हमने ये भी बात की है कि एंजाइम तो हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड के ज्वाइन होने से बन रहे हैं। तो बाकी के अमाइनो एसिड जो बच जाते हैं वो क्या करते हैं? हमने बात की कि ये हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स तो होते हैं, लेकिन ये कॉइल होके ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो एक्टिव साइट के अलावा जो बाकी मादा अमाइनो एसिड्स हैं वो इस एंजाइम के ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में पार्टिसिपेशन इख्तियार करते हैं। एंजाइम्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एंजाइम के साथ मुख्तलिफ किस्म के नॉन प्रोटीन फैक्टर्स भी अटैच होते हैं। इन्हीं नॉन प्रोटीन पार्ट्स को हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर जहाँ एंजाइम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, वहीं ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में बतौर ब्रिज का भी काम कर रहा होता है। कोफैक्टर से रिलेटेड एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। डिफाइन कोफैक्टर एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। डेफिनेशन में तो हम यही लिखेंगे कि a non-protein part is called cofactor. It is essential for proper functioning of enzyme and act as a bridge between enzyme and substrate. इसकी इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं कि बाज़ दफ़ा ये एंजाइम जो रिएक्शन है, कैटालिटिक रिएक्शन है, उसको एनर्जी सोर्स भी प्रोवाइड कर रहा होता है और ये इतना असेंशियल होता है कि इसके बिना रिएक्शन परफॉर्म करना बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल और बाज़ दफ़ा बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि समटाइम्स कोफैक्टर प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी helping to drive reactions which would otherwise be difficult or impossible. कोफैक्टर्स के टाइप्स देखते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले एक्टिवेटर, नॉन प्रोटीन पार्ट जब किसी भी कैटालिटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये एंजाइम से अलग हो जाता है, यानी कि डिटैचेबल कोफैक्टर को हम एक्टिवेटर कहते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के मेटल आइंस, बिलखुसूस इनऑर्गेनिक आइंस वगैरह हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक वगैरह। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को देखते हैं। फर्स्ट कीजिए, ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम की यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल स्पेस दिखाई दे रही है, ये इसकी एक्टिव साइट है। इसको हम लेबल कर देते हैं कुछ इस तरह से कि ये एक्टिव, आई विल राइट ओनली AS, एक्टिव साइट है। अब ये हमारा सबस्ट्रेट है जिसने आके यहाँ पे रिएक्ट करना है एक्टिव साइट पे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबस्ट्रेट के यहाँ पे एक डिप्रेशन या ग्रूव, अंदर को धंसी हुई जगह मौजूद है। अब ये यहाँ पे सिलेंडर फिट तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन कैरी ऑन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे एंट्री होती है जी एक्टिवेटर की। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी अंदर को धंसी हुई जगह के अंदर ये जो एरो शेप स्ट्रक्चर है, ये फिट इन हो सकता है। फिट होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो ES कॉम्प्लेक्स है, वो कुछ इस तरह से बनेगा कि वो सिलेंड्रिकल सबस्ट्रेट भी एक्टिव साइट पे फिटिंग हो गया है और जो उसको एक्टिवेट होने के लिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो इस मेटल आयन ने पूरी कर दी। अब क्या होगा, रिएक्शन परफॉर्म होगा, हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज होंगी। ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं दोनों, एंड एक्टिवेटर डिटैच हो जाता है एंजाइम से एंड इट इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन अ न्यू रिएक्शन अलोंग विद द एंजाइम इटसेल्फ। क्योंकि हमने बात की थी कि एंजाइम सिर्फ रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, इटसेल्फ कंज्यूम नहीं होते। एक्टिवेटर के बाद आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। यही नॉन प्रोटीन पार्ट अगर कोवेलेंटली बॉन्ड हो रहा हो तो इसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास FAD दैट इज फ्लेविन,
एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FMN जो कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है शामिल है। एक्टिवेटर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप के बाद बात करते हैं कोएंजाइम की। जिस तरह प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमने बात की कि नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, उसके ऑपोजिट अगर नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच हो तो उसे हम कोएंजाइम कहते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन्स या उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, जैसे NAD एंड NADP। NAD को निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है और NADP को निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं जी एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम की। हमने बात की थी कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर है वो वो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए या रिएक्शंस को कैटालाइज करने में एंजाइम के लिए इतना हेल्पफुल होता है कि बाज़ दफ़ा इसके बगैर रिएक्शन परफॉर्म करना मुश्किल या नामुमकिन भी हो सकता है। तो बात करते हैं एपो एंजाइम की। अगर तो एंजाइम विदाउट दिस नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट हो यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में हो तो वो एपो एंजाइम कहलाता है। इसके बरअक्स अगर हम होलो एंजाइम की बात करें तो वो बेसिकली एक कंप्लीट एंजाइम है, यानी कि ये एक्टिव एंजाइम होगा और इसमें जो एंजाइम है हमारा टारगेट उसके साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर भी अटैच होगा, जो कि इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसको डायग्रामेटिक हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये सिलेंड्रिकल हमारे पास सबस्ट्रेट मौजूद है और ये सिलेंड्रिकल एक्टिव साइट भी मौजूद है एंजाइम की, लेकिन स्टिल ये दोनों अगर बाइंड हो भी जाएं तो ES कॉम्प्लेक्स बना के ऑनवर्ड रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी एक्टिवेशन के लिए हमें यहाँ पे एक नोकीली चीज़ भी रिक्वायर है, क्योंकि इसके अंदर एक धंसी हुई जगह है। तो इसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल चाहिए जो इस रिएक्शन में कंज्यूम भी ना हो और सिर्फ यहाँ पे बाइंड हो के एक सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बनना है एंजाइम के साथ वो बनाने में हेल्पफुल हो। तो इस तरह का एंजाइम, क्योंकि ये फर्दर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता, तो इसे हम इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम कहेंगे। अब एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम क्या होगी? जब इस एंजाइम के साथ ये कोफैक्टर अटैच होगा, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन ये लूजली अटैच होगा, डिटैचेबल पार्ट होगा या ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा। तो अगर ये एंजाइम के साथ मौजूद है, अब ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आके ना सिर्फ अटैच हो सकता है बल्कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है और रिएक्शन परफॉर्म होगा एंड प्रोडक्ट्स में भी इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम कहलाएगा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला एंजाइम की फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।